तो लास्ट वीडियो तक हमने बात कर ली थी, एंजाइम हम लोग पढ़ रहे थे, एंजाइम में हमने हिस्ट्री वगैरह की लास्ट वीडियो तक बात कर ली थी, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम के स्ट्रक्चर को समझने से पहले एक हम पार्ट बनाते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। ये दो पार्ट्स हैं, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसका नाम हमने दे दिया ए, और ये हो गया बी, ये हो गया है बी, ठीक है ना। ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलके बनाते हैं सी, ए प्लस बी दोनों मिलके बनाते हैं सी, जो कि दोनों को स्ट्रक्चर के रूप में ले लें। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे होता है एपो एंजाइम, ए को यहाँ पे बोला जाता है एपो एंजाइम, ठीक है ना। बी को यहाँ पे बोला जाता है कोफैक्टर, बी को यहाँ पे बोला जाता है कोफैक्टर्स, हिंदी में बोलते हैं सहकारक, ओके, सहकारक। अब ये जो एपो एंजाइम होता है, ये जो एपो एंजाइम होता है 100% क्या होता है, प्रोटीनियस पार्ट होता है, प्रोटीन युक्त भाग। 100% पूर्ण रूप से क्या होता है, एपो एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ भाग होता है, जो कि हमने यहाँ पे ये डॉटेड शो किया है। एक हमने लीनियर फॉर्म में शो किया है बी को हमने फॉर्म शो के रूप में लीनियर फॉर्म में शो किया है। कोफैक्टर होते हैं तीन तरह के, कोफैक्टर होते हैं तीन तरह के, ये सहकारक बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि एंजाइम के साथ जुड़ता है, क्या कहलाता है, सह का मतलब पहले भी होता है साथ, सह का मतलब होता है साथ, पाया जाना, कारक जो उसको प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब इसमें तीन प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। फर्स्ट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप हिंदी इंग्लिश यही है इसकी। सेकंड होता है को एंजाइम, सह एंजाइम जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। और थर्ड होता है एक्टिवेटर, थर्ड होता है एक्टिवेटर, सक्रिय कारक, सक्रिय कारक। फर्स्ट था प्रोस्थेटिक समूह, ओके, फर्स्ट था प्रोस्थेटिक समूह। अब यदि इसको देखा जाए, यहाँ पे प्लॉट किया जाए इनको सबको, ए प्लस बी इजकल टू सी, ठीक है ना। ए हमने बोला एपो एंजाइम होगा, ए क्या होगा हमारे पास, एपो एंजाइम होगा। बी होगा हमारे पास सहकारक, और इन दोनों के जुड़ने से जो एंजाइम का निर्माण होगा उसे हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। इन दोनों के जुड़ने से जिस प्रकार के एंजाइम का निर्माण होगा उसे हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमने कहा ए जो है प्रोटीन का भाग है, इसे हमने बोला है एपो एंजाइम बोला है, ठीक है ना। बी को हमने बोला कोफैक्टर, सहकारक। अभी सहकारक तीन प्रकार का हो सकता था, ये सहकारक तीन प्रकार का हो सकता था। फर्स्ट हो सकता था प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड हो सकता था कोएंजाइम, और थर्ड हो सकता था एक्टिवेटर। इन तीनों को देख लेंगे हम अच्छी तरह से भी, ठीक है ना। फिर हमने बात की, एक रिएक्शन हमने बनाई है जो ए प्लस बी मतलब एपो एंजाइम और सहकारक के जुड़ने से, एपो एंजाइम और सहकारक के मिलने से जो एंजाइम का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं होलो
एंजाइम, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए या होलो एंजाइम के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन दे के देख लेते हैं एक बार। होलो एंजाइम के लिए डेफिनेशन दे सकते हैं, दो या दो से अधिक समूहों से निर्मित एंजाइम, दो या दो से अधिक समूहों से निर्मित एंजाइम। एक ये हो गया, और भी कंडीशंस हो सकती थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग बात कर सकते हैं आसानी से किसकी, कोफैक्टर की। यहाँ पे डालते हैं हम लोग कोफैक्टर, सहकारक, कोफैक्टर सहकारक, ठीक है ना। सहकारक हमने किसको बोला है, होलो एंजाइम में उपस्थित नॉन प्रोटीनियस पार्ट कोफैक्टर या सहकारक कहलाता है। क्या कहलाएगा, सहकारक कहलाता है। अभी क्या हो सकता था, तीन प्रकार का हो सकता था, हमने पहले ही बात की है। फर्स्ट था प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, जब भी, ये पहली बात तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा जो कि टाइटली बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ। किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ। क्या होगा, बहुत अधिक बंधन क्षमता के साथ जुड़ा हुआ पाया जाएगा। ऐसे किसी भी पदार्थ को हम लोग बोलेंगे एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। दोबारा देख लेते हैं, हमने बात की प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, एक कार्बनिक पदार्थ होगा, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा, साथ ही साथ क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा, जो कि एपो एंजाइम के साथ अत्यधिक बंधन क्षमता प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं साइटोक्रोम की बात कर सकते हैं, फ्लेवोप्रोटीन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जब नॉन प्रोटीनियस पार्ट कार्बनिक समूह युक्त हो तथा यह एपो एंजाइम के साथ अत्यधिक बंधन क्षमता प्रदर्शित करता है, इसे प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। उदाहरण की यदि बात की जाए तो जैसे होता है साइटोक्रोम। इस साइटोक्रोम को हमने पढ़ा था कहाँ पे, ETS के अंदर। किसी को याद हो, ग्लूकोज का जब अपघटन देखा था हमने, तो ETS पढ़ा था। लास्ट में आयन किस प्रकार से, H+ आयन, NAD+ आयन किस प्रकार से किस रूप में जा रहे थे, तो हमने साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B1C ये सब लिए थे, तो वहाँ पे पढ़ा था हमने, ठीक है ना। साथ ही साथ होता है फ्लेवोप्रोटीन, ठीक है ना, फ्लेवोप्रोटीन
प्रोटीन, ये क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में काम करते हैं। कार्बनिक पदार्थ है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थ है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। साथ ही साथ क्या करेंगे, एपो एंजाइम के साथ अत्यधिक बंधन क्षमता प्रदर्शित करेंगे, एपो एंजाइम के साथ अत्यधिक बंधन क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कोएंजाइम। सह एंजाइम, ठीक है ना, सेकंड नंबर पे आता है सह एंजाइम। ये भी क्या होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट है, हमने पहले भी देख लिया। ये क्या होंगे, सारे के सारे सहकारक वाले नॉन प्रोटीनियस पार्ट होंगे, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होंगे, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा ये कोएंजाइम भी, ठीक है ना। लेकिन ये एपो एंजाइम के साथ क्या होगा, अत्यधिक बंधन क्षमता प्रदर्शित नहीं करता, मतलब ये कह सकते हैं हम लूजली एसोसिएटेड होगा। अटैच किस प्रकार से, अत्यधिक कम बंधन क्षमता प्रदर्शित करते हुए एपो एंजाइम के साथ अटैच होगा। जैसे हम लोग बात कर सकते थे NAD की, NADP की, FAD की, कोएंजाइम A की, ठीक है ना। जब नॉन प्रोटीनियस पार्ट एपो एंजाइम के साथ कम बंधन क्षमता, लूजली एसोसिएटेड लिख देता हूँ मैं अब ब्रैकेट में, लूजली एसोसिएटेड विथ एपो एंजाइम, ठीक है ना, लूजली एसोसिएटेड विथ एपो एंजाइम कम बंधन क्षमता प्रदर्शित करता है, तो इसे सह एंजाइम कहा जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, सह एंजाइम कहा जाता है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं एग्जाम्पल में, NADP की, कोएंजाइम A की। यदि NAD की बात की जाए, फुल फॉर्म दोबारा बता देता हूँ मैं, NADP की देख लेते हैं पहले। NADP की फुल फॉर्म होती है निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है ना। NAD की फुल फॉर्म होगी निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD की फुल फॉर्म होती है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है एक्टिवेटर, सॉरी, सक्रिय कारक, ठीक है ना। जब भी कोई नॉन प्रोटीनियस भाग, ठीक है ना, जब भी कोई नॉन प्रोटीनियस भाग क्या हो, मेटल हो, किसी भी धातु के रूप में पाया जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर। जब भी कोई नॉन प्रोटीनियस भाग धातु के रूप में पाया जाता है, धातु के
रूप में पाया जाता है, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, धातु के रूप में पाया जाता है तो उसे सक्रिय कारक, एक्टिवेटर कहा जाता है। तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्टिवेटर कहा जाएगा। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं Fe की, आयरन जिसे हम लोग बोलते हैं, या Pb की हम लोग बात कर सकते थे, ठीक है ना, मरकरी की हम लोग बात कर सकते थे। तो ये सारे के सारे, कॉपर की हम लोग बात कर सकते थे, निकल की हम लोग बात कर सकते थे, कोबाल्ट की हम लोग बात कर सकते थे। ये सारे के सारे क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्टिवेटर के रूप में, सक्रिय कारक के रूप में कार्य करते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।